भारतीय राजनीति में कुछ ही नेता ऐसे हैं जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जैसी अमिट छाप छोड़ी है। उनकी यात्रा साधारण शुरुआत से लेकर भारतीय जनता पार्टी के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक बनने तक उनके रणनीतिक कौशल और पार्टी की विचारधाराओं के प्रति अडिग प्रतिबद्धता का प्रमाण है। 1984 के लोकसभा चुनाव सिर्फ भाजपा के लिए ही नहीं बल्कि आडवाणी के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ थे, क्योंकि उन्होंने पार्टी और अपनी राजनीतिक यात्रा के नए अध्याय की शुरुआत की। आज हम देखेंगे कि कैसे एक पार्टी जो अपनी चुनावी हार के बोझ तले लगभग ध्वस्त हो चुकी थी, आडवाणी के नेतृत्व में एक नई दिशा प्राप्त कर भारतीय राजनीति में एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभर कर आई। 1984 के लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ थे, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चुनाव एक अत्यधिक चार्ज माहौल में। कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी के नेतृत्व में चुनाव में अप्रत्याशित सफलता हासिल की। इसके विपरीत केवल 4 साल पहले बनी भाजपा लोकसभा में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। इस विनाशकारी हार ने पार्टी के भविष्य और नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह हार भाजपा के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी और कई वरिष्ठ नेताओं के लिए एक बड़ा झटका था, जिन्होंने अपनी सीटें खो दी थी। इसके अलावा पार्टी के भीतर भी उथल पुथल मची हुई थी। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों में शामिल होने के आरोप लगे थे। स्थिति गंभीर थी और पार्टी एक चौराहे पर खड़ी थी। आत्ममंथन और दिशा परिवर्तन की आवश्यकता स्पष्ट थी और इसने पार्टी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बदलाव की नींव रखी। 1984 की हार के बाद भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और इसके वैचारिक मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक नई दिशा की तलाश शुरू की। पार्टी के पतन के कारणों की समीक्षा करने और इसे पुनर्जीवित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई, जिसमें के.एल. शर्मा, मुरली मनोहर जोशी, वी.के. मल्होत्रा, प्रमोद महाजन और मकरंद देसाई जैसे प्रमुख नेता शामिल थे। समिति की सिफारिशों ने लाल कृष्ण आडवाणी को सामने लाने के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आडवाणी भारतीय राजनीति में कोई अपरिचित चेहरा नहीं थे। 1927 में कराची में जन्मे आडवाणी 1941 से आरएसएस से सक्रिय रूप से जुड़े थे और बाद में भारतीय जनसंघ, जो कि भाजपा का पूर्ववर्ती था, वे प्रमुख सदस्य बने। 1986 तक उन्होंने पार्टी की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, चाहे वह रणनीतिकार के रूप में हो या नेता के रूप में। उनके कट्टर हिंदुत्व समर्थक और वैचारिक दृढ़ता ने उनके पार्टी को एक नई दिशा में ले जाने के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाया, विशेष रूप से उस समय जब भाजपा अपनी पहचान को परिभाषित करने के लिए संघर्ष कर रही थी। वाजपेयी से आडवाणी तक नेतृत्व का बदलाव केवल व्यक्तियों का परिवर्तन नहीं था, ये पार्टी की विचारधारा और रणनीति में एक मौलिक परिवर्तन का प्रतीक था। फरवरी 1986 में समीक्षा समिति की रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण के बाद वाजपेयी ने पार्टी अध्यक्ष के रूप में अपने इस्तीफे की पेशकश की, जिसे अंततः पार्टी ने स्वीकार कर लिया। लाल कृष्ण आडवाणी को भाजपा की कमान संभालने के लिए चुना गया, जिससे पार्टी के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। आडवाणी की भाजपा अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति आरएसएस द्वारा पार्टी को उसकी वैचारिक जड़ों के करीब लाने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखी गई। वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान पार्टी और आरएसएस के बीच एक संचार अंतराल माना गया था और आडवाणी की नियुक्ति इस अंतर को पाटने के लिए की गई थी। उनके नेतृत्व शैली से पार्टी को वापस ट्रैक पर लाने की उम्मीद थी और इसे आरएसएस के हिंदुत्व के दृष्टिकोण के साथ अधिक निकटता से जोड़ने की कोशिश की गई। भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में आडवाणी ने पार्टी को एक मामूली खिलाड़ी से भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली शक्ति में बदलने के लिए कई रणनीतिक बदलाव लागू किए। इन बदलावों को 3 प्रमुख प्रयोगों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, सहयोग निर्माण। आडवाणी ने समझा कि भाजपा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए समान विचारधारा दलों के साथ रणनीतिक गठबंधन बनाना कितना महत्वपूर्ण है। इस दिशा में पहला महत्वपूर्ण प्रयोग महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन था। इस गठबंधन ने भाजपा को राज्य में महत्वपूर्ण प्रवेश करने में मदद की।
इस प्रयोग की सफलता ने भविष्य में भाजपा के गठबंधन निर्माण प्रयासों की नींव रखी, जिससे अंततः राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का गठन हुआ। दूसरा, वैचारिक पुनर्स्थापना। आडवाणी के नेतृत्व में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक भाजपा के वैचारिक रूप का पुनर्स्थापना था। भाजपा के गांधीवादी समाजवाद से हटकर आडवाणी ने एक अधिक कट्टर हिंदुत्व दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण और छद्म धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, जो हिंदू मतदाताओं के एक महत्वपूर्ण वर्ग के साथ प्रतिध्वनित हुआ। इस वैचारिक बदलाव का सबसे प्रमुख उदाहरण राम जन्मभूमि आंदोलन में दिखाई दिया, जो अयोध्या में विवादित स्थल पर मंदिर निर्माण की मांग करता था। यह आंदोलन बाद में भारतीय राजनीति का एक केंद्रीय मुद्दा बन गया और भाजपा के एक प्रमुख ताकत। तीसरा, जन आंदोलन। आडवाणी का तीसरा प्रयोग जनता के बीच पार्टी के एजेंडे के समर्थन को जुटाने के लिए जन आंदोलन का उपयोग था। यह सबसे स्पष्ट रूप से राम रथ यात्रा के माध्यम से प्रदर्शित हुआ, जो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान था। यात्रा जो 1990 में शुरू हुई, भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित भी हुई। हालांकि यह बिहार में आधे रास्ते में रोक दी गई थी, जहां आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसने भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया। यात्रा से उत्पन्न हुई गति ने भाजपा के चुनावी संभावनाओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया। आडवाणी के रणनीतिक प्रयोगों ने रंग लाना शुरू किया और भाजपा की राजनीतिक किस्मत में लगातार सुधार हुआ। 1989 के आम चुनावों में पार्टी 85 सीटें जीतकर एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर उभरी और सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। यह भाजपा के एक हाशिए के दल से एक केंद्रीय खिलाड़ी के रूप में बदलने की शुरुआत थी। वास्तविक सफलता 1991 के लोकसभा चुनाव में आई, जब भाजपा हिंदुत्व की लहर पर सवार होकर 120 सीटें जीतकर अपने इतिहास में पहली बार 3 अंकों को पार कर गई। इस असाधारण प्रदर्शन ने भाजपा को एक प्रमुख राष्ट्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया और उसके सत्ता में आने की नींव रखी। हालांकि भाजपा अध्यक्ष के रूप में आडवाणी का कार्यकाल चुनौतियों से भरा हुआ था। पार्टी को कई मौकों पर आंतरिक कलह का सामना करना पड़ा, जिसके कारण महत्वपूर्ण विभाजन हुए। पहला बड़ा विभाजन 1995 में गुजरात में हुआ, जब शंकर सिंह वाघेला, एक वरिष्ठ भाजपा नेता, पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह कर बैठे, जब उन्हें मुख्यमंत्री पद से वंचित कर दिया गया था। इससे एक नए दल का गठन हुआ, जिसमें वाघेला ने भाजपा के कई विधायकों को अपने साथ ले लिया। एक और उल्लेखनीय आंतरिक कलह 2005 में मध्य प्रदेश में उमा भारती द्वारा किया गया विद्रोह था। भारती, जिन्होंने राज्य में भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद खुद को किनारे पर महसूस कर रही थी। उनके विद्रोह के कारण पार्टी में विभाजन हुआ और एक नए राजनीतिक दल का गठन हुआ। आडवाणी के नेतृत्व की परीक्षा झारखंड में भी हुई, जहां राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 2006 में पार्टी के खिलाफ विद्रोह किया। मरांडी, जो पार्टी के नेतृत्व से निराश थे, उन्होंने अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया, जिससे क्षेत्र में भाजपा और कमजोर हो गई। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में उनके कथित रूप से अनुकूल टिप्पणी करने के कारण आडवाणी को आलोचना का सामना करना पड़ा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और आरएसएस के दबाव के बाद आडवाणी ने 2005 में पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उनके राजनीतिक जीवन का यह एक कड़वा मोड़ था, जिसने उनके प्रभावी नेतृत्व की समाप्ति की शुरुआत को चिन्हित किया। हालांकि आडवाणी की विरासत उनकी किसी एक असफलता से नहीं आंकी जा सकती। वह भारतीय राजनीति में एक ऐसे नेता के रूप में उभर कर सामने आए, जिन्होंने भाजपा को एक मामूली पार्टी से देश के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन में बदल दिया। उनके नेतृत्व ने पार्टी को न केवल चुनावी सफलता, बल्कि उसकी वैचारिक आधार को भी मजबूत किया। लाल कृष्ण आडवाणी के योगदान के बिना भारतीय राजनीति और भाजपा की कहानी अधूरी है। 1984 के बाद से आडवाणी के नेतृत्व ने पार्टी को उसके सबसे कठिन दौर से बाहर निकाला और उसे एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। उनकी यात्रा उस अटूट विश्वास और साहस की गाथा है, जिसने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे महान नेताओं में से एक बना दिया। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी
और उनकी कहानी भाजपा के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगी।